subject. Thank you, sir. So, Anwarsa, introduce yourself. सर, मैं बिहार के ज़िला सीतामढ़ी से हूँ। मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई NSDAP पब्लिक स्कूल सीतामढ़ी से पूरी की है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जूलॉजी सब्जेक्ट से BR अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी श्री राधाकृष्णन गोयनका कॉलेज सीतामढ़ी से पूरी की है। BPSC में मैंने ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी रखा है और सर मेरी रुचि डांस में है। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी था और आपका एकेडमिक बैकग्राउंड जूलॉजी से है। मोलस्का के बारे में कुछ बताइए। सो मोलस्का हमारे जो फाइलम है 7 फाइलम्स, उसका सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम सर मोलस्का है। व्हाट आर फाइलम्स? सर ह्यूमन हायरकी लेवल में सर 7 क्लास जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जिनस और स्पीसीज है। सर उसमें फाइलम सर सेकेंड हायरकी लेवल पे आता है। मोलस्का में शेल्स होते हैं? यस सर। किस चीज का बना होता है सेल? सर केमिकली? कैल्शियम कार्बोनेट। ओके। होमो सेपियंस के बारे में सुना है आपने? यस सर। वी आर होमो सेपियंस? यस। तो होमो सेपियंस का जो ओरिजिन है एक नया स्पीसीज का फॉर्म ले लिया इसने। तो अब कोई नया होमो सेपियंस क्यों नहीं क्रिएट हो रहा है? सर फुली इवॉल्व हो चुके हैं शायद, मतलब। तो ये प्रोसेस रुक क्यों गया? अब कोई एप फैमिली का कोई नया स्पीसीज, कोई नया एनिमल क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा होमो सेपियंस में? सॉरी सर। ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आने के बाद अपने जूलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के नॉलेज का आप किस तरह यूज करेंगे? सर एंथ्रोपोलॉजी में हम एक फील्ड वर्क के थ्रू एंथ्रोपोलॉजी रिसर्च देखते हैं। सर फील्ड वर्क हमें एंथ्रोपोलॉजी से मिलता है, तो यहाँ भी सर हम ग्रास रूट लेवल पे लोगों से कनेक्ट करके फील्ड वर्क के थ्रू, लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू सर काम कर सकते हैं। लॉजिकल थिंकिंग, व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल थिंकिंग? सर लॉजिकल थिंकिंग उस जो भी जिस एरिया में हम जा रहे हैं वहाँ के लोगों के प्रॉब्लम्स को हम स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में सर एक अच्छा डिसीजन निकाल सके उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सोच के अच्छे से सोच विचार करके। ई गवर्नेंस के बारे में कुछ जानते हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हम गवर्नेंस करें, ये ई गवर्नेंस है। अच्छा, गुड गवर्नेंस क्या है? सॉरी सर। स्मार्ट गवर्नेंस में स्मार्ट क्या है? स्मार्ट फुल फॉर्म। सॉरी सर। चैट जीपीटी में जीपीटी क्या है? सर चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ओके। चैट जीपीटी को आप कितना यूजफुल मानते हैं कॉमन पब्लिक लाइफ के लिए? सर टेक्नोलॉजी को काफ़ी इनहांस कर रहा है, मशीन वर्क है पूरी तरह से, तो सर यूजफुल है। अभी G20 की मीटिंग हुई थी, यस सर। आपने सुना होगा, तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत वर्ड यूज किया गया है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्या ये भारत वर्ड यूज करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? सर अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में कहा गया इंडिया दैट इज़ भारत द यूनियन ऑफ स्टेट्स। सर इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। लेकिन भारत टर्म तो आर्टिकल 52 में नहीं। सर मैंने जो पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम इंडिया दैट इज़ भारत देखते हैं, तो यहाँ पर इंडिया को सर प्रायोरिटी दी गई है। पर सर हिंदी ट्रांसलेशन अगर देखें तो वहाँ लिखा है भारत जो कि इंडिया है और वो राज्यों का संघ है, सर वहाँ भारत को प्रायोरिटी दी गई है। तो सर मुझे लगता है ये बस ट्रांसलेट किया गया हिंदी और इंग्लिश में, बात एक ही है। नगोर्नो कराबाख रीजन, यस इसके बारे में कुछ बताइए। सर ये कंट्रोवर्शियल रीजन है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। सर ये रिसेंट कंट्रोवर्सी क्या है इससे रिलेटेड? सर ये रीज़न आर्मेनिया में, अजरबैजान में पड़ता है ज़्यादातर, और सॉरी सर। आपको लगता है यूएनओ फेल हो रहा है? सर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में अपना विचार दीजिए। क्या इसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए सरकार को, भारत सरकार को? सर हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आर्टिकल 44 में इसकी बात की गई है
तो सर अगर इसे हम लागू करते हैं, जैसे अभी बिहार इंडिया के एक स्टेट में ये लागू है, गोवा में। सर अगर हम इसे लागू करते हैं तो ये सही है, क्योंकि हमारे जो पर्सनल लॉज है अलग अलग रिलीजन के बहुत डिफर करते हैं। जैसे एक क्रिमिनल लॉज है सर सारे रिलीजन के लिए, तो अगर ये पर्सनल लॉ को रिप्लेस करके एक लॉ आता है यूनिफॉर्म लॉ, सर ये सही रहेगा। अच्छा, मूल अधिकार को एनफोर्सेबल बनाया गया है लेकिन मूल कर्तव्य को नहीं, ऐसा क्यों किया गया? सर कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है, हमारे फंडामेंटल कुछ राइट्स हैं, ये इन्फोर्सिबल है। सर कर्तव्य हमारे अंदर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सर जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है सर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर हम इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के पूरा करें तो ये ज़्यादा सही रहेगा, इसलिए सर इन्हें इन्फोर्सिबल नहीं तो किया। फिर अगर रिस्पॉन्सिबल ना हो तो रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए पीछे से कोई पुश या कुछ एनफोर्समेंट होना चाहिए ना, ऐसा Yes, तो sir. कुछ नहीं है। हाँ, सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कार्बन स्टॉक शब्द से परिचित हैं आप? सर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी नहीं सर। कर पाए। वेट लॉस इंडस्ट्री क्या होता है? बाहर हरास उद्योग? सॉरी सर। नहीं। आप अपनी कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बताइए। सर वीकनेस कि सर मैं थोड़ी फूडी हूँ, मैं जंक फूड खाती हूँ और एक्सरसाइज थोड़ा कम करती हूँ। ये सर मुझे लगता है कि मेरी कमी है, एक्सरसाइज करना चाहिए हेल्दी बॉडी के लिए। सर स्ट्रेंथ है कि मुझे लगता है सर एक टीम मेंबर की तरह और एक टीम को लीड करने में मुझे लगता है सर मैं दोनों में सक्षम हूँ। ऐसा कभी पूर्व में अनुभव रहा आपके पास किसी टीम को लीड करने सर का? स्कूल और कॉलेजेस में मैंने किया है सर। बिहार सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम आप किसको मानती हैं? सर अभी जो स्टार्टअप पॉलिसी आई है, उत्तमी योजना, सर मुझे वो लगता है कि स्टार्टअप पॉलिसी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक अच्छा कदम है। भारत सरकार या फिर बिहार सरकार की कोई ऐसी योजना जिसने आपको सबसे ज़्यादा हाल के दिनों में आकर्षित किया हो? सर या कानून, योजना या कानून या कोई नीति? सर भारत सरकार की अभी जो करंट की एक योजना आई है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, तो ये मुझे अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ये हमारे ट्रेडिशन और कल्चर को रिवाइव कर रहा है। क्योंकि सर हैंडीक्राफ्ट्स वर्कर्स, आर्टिशियंस कहीं ना कहीं मशीन्स और हाई टेक्नोलॉजी की वजह से वो खोते जा रहे हैं। सर मुझे लगता है ट्रेडिशन और कल्चर को वो फिर से रिजनरेट करेगा। जाति आधारित जनगणना का निहितार्थ आप क्या मानते हैं? सर जाति आधारित जनगणना, जैसे कि अभी बिहार में कल सर उसका रिजल्ट आया है, तो सर मुझे लगता है कि किसी भी स्टेट कंट्री को या स्टेट को चलाने के लिए उनके सरकार को जो स्कीम वो लाते हैं, उनका यही मकसद है कि वो स्कीम्स को सही तरीके से बेनिफिशियर्स के पास पहुंचा सकें, जिसकी वजह से उनके हर कास्ट का डाटा उनके पास होता है, जिसकी वजह से वो काम अपना सही कर पाते हैं। ग्रेशॉन मर्चा, यस बिहार सरकार की एक बहुत प्रमुख योजना है 7 निश्चय योजना। यस सर। इसके क्या फ़ायदे हैं? ये कितना ज़्यादा यूज़फुल है बिहार जो है अर्थव्यवस्था के लिए? सर अभी 7 निश्चय योजना 2.0 चल रहा है, जिसका टेन्योर 2020 to 2025 है। इसमें 7 चीज़ों पे ध्यान दी गई है, जैसे महिला सशक्तिकरण पे, बिहार की युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, गांव की सफाई पे, सशक्त समृद्ध गांव, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, सर शहर पे ध्यान दी गई है, स्वच्छ शहर विकसित शहर। सर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया है, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा और कनेक्टिविटी पे ध्यान दी गई है। इसमें एक पार्ट आपने बोला कि स्वास्थ्य से संबंधित जो है एक पिलर है 7 निश्चय योजना में। आपको लगता है बिहार में स्वास्थ्य से संबंधित जो है समस्याएं हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में समस्याएं हैं, आप इसको मानते हैं क्या? यस सर, मुझे ऐसा लगता है। एक सर्वे में भी हाल में ही मैंने देखा कि 6 लाख पेशेंट्स पे एक बेड अवेलेबल है। सर मुझे डॉक्टर और पेशेंट रेशियो भी सर यहाँ सही नहीं है। और हेल्थ सुधार के लिए क्या सरकार इनिशिएटिव ले सकती है? क्या इनिशिएटिव लिया जा सकता है जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में हम बेहतर कर पाएँ अन्य राज्यों की तुलना में? सर मैंने दिल्ली का एक मोहल्ला क्लिनिक कॉन्सेप्ट सुना है, जी। मुझे लगता है सर वो अगर बिहार में इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो एक सही बेनिफिशियल हो सकता यस है। ओके। बिहार में शराबबंदी से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई कैसे करेंगे? सर सॉरी सर, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है।
एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है एनपीए, इकोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं। क्या है एनपीए? नॉन पेमेंट एसेट। नॉन पेमेंट एसेट्स। सॉरी इसके बारे में और कोई जानकारी? अभी हाल ही का एक डेटा भी आया था जिसमें कहा गया था एनपीए काफी कम हो गया है बिहार का, तो इसके बारे में जानकारी नहीं है। सॉरी सर। ठीक है सर। कैसा लगा आपको आपका इंटरव्यू? सर अभी और इम्प्रूवमेंट करना जी, है, और इम्प्रूवमेंट करना है हाँ। सर। और इम्प्रूवमेंट करना है। हाँ सीधा, हाँ। और ये आपका तीसरा अटेम्प्ट था बीपीएससी में। सर यस सर। इससे पहले दो अटेम्प्ट में कहाँ तक पहुंचे थे आप? सर 65th दिया था मैंने, तो सर प्री क्लियर नहीं हो पाया था, 2 नंबर से रह गई थी। 2 नंबर प्री क्लियर नहीं हो पाया। हाँ, सर। इस बार आप इंटरव्यू के लिए क्लियर हो रहे हैं। पहली बार सर 66th भी दिया मैंने सर, मेंस में बहुत कम मार्क्स थे, 200 अप्रॉक्स थे। ओके, आपके चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक है, बहुत कुछ स्ट्रेंथ है आपका प्रेजेंस बहुत प्लेजेंट है, कम्युनिकेशन का आपका जो तरीका है वही बहुत ही अच्छा है, वे ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चंस। इंटरव्यू किस डेट को है आपका? सर 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर को। तो खैर बहुत ज़्यादा समय तो नहीं है, बट जो 5-6 डेज बचा है ना, इसमें एंथ्रोपोलॉजी और जूलॉजी के जो बेसिक्स हैं, है ना, क्योंकि होमोसेपियंस और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैंने किए असर नहीं किए, ये इस पर आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट आंसर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी में सारे जो क्वेश्चन आपसे किया था यूसीसी पे, फिर मामला गया आगे फंडामेंटल राइट पे, फिर मामला गया फंडामेंटल ड्यूटी पे। अच्छा आपने हैंडल किया, हालांकि फिर भी जो बचा हुआ समय है ना, उसमें जरा बेसिक्स को और एक बार ब्रश अप कर ले। वैसे तो आप चलिए बेस्ट ऑफ लक है आपको हमारी तरफ से। अगर आपको लगे कि आपको और एक मौका देना चाहिए दीजिए, नहीं तो फिर आप पढ़िए थोड़ा। वीकनेसेस वाले पॉइंट पे आपने बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर दिया, है ना। वीकनेसेस वाले पॉइंट को इतना जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करना है। स्ट्रेंथ में तो आप बता सकते हैं, जैसे आपने कहा कि भाई एज ए टीम मेंबर भी मैंने काम किया, एज ए टीम लीडर भी मैंने काम किया, लेकिन वीकनेस में डिप्लोमेटिक होने की जरूरत है। और हमेशा पहले स्ट्रेंथ बताया जाता है, स्ट्रेंथ weakness बताइए। अपनी कमजोरी का पहले हो जाएगा। वीकनेस में आप कह दीजिए कि सर वीकनेस ऐसा तो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, मेरे बाकी जो जानने वाले लोग हैं वही शायद बेहतर बता पाएंगे। डिप्लोमेटिक आंसर देना, लेकिन आप बहुत जल्दी जो है अपने फुल प्रैक्टिसेस पे आ गई। बेस्ट ऑफ लक स्वर्ण, थैंक यू सर। है ना।